Yes, so hello everyone, हितेश here. Today we gonna talk about the movie Venom 2 या फिर कह सकते हैं Venom Let There Be Carnage। इस मूवी के ट्रेलर भर से ही आपने मुझे पिछले 3 महीनों से कमेंट करने स्टार्ट कर दिए थे कि Venom 2 कब आने वाली है। तो फाइनली आपकी इतनी भारी भरकम डिमांड को देखते हुए आज ही मूवी आप सभी के लिए। So now without wasting time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि एन को ऐसा लगने लगता है कि इस वक्त Venom पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो इस वक्त भी जिंदा होता है एडी के साथ में। वेल आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये मूवी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मार्वल के फ्यूचर मूवीज के लिए, और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आप सभी को हिला कर रख देगा। वेल उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि इस मूवी का क्रेज मैं खत्म नहीं करना चाहता। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहां पर मूवी की शुरुआत में हम एक ऑर्फनेज को देख पाते हैं जहां पर काफी सारे अबेंडेंट बच्चों को रखा जाता था। तभी हम देखते हैं इस कहानी की 2 लीड कैरेक्टर जिनका नाम है क्लीटस कैसिडी और फ्रांसिस लुइस बैरिसन अपने अपने रूम में बैठे होते हैं जो किसी मेंटल असाइलम के वार्ड की तरह दिख रहा होता है। या हम ये भी देख पाते हैं कि फ्रांसिस काफी ज्यादा डरी हुई होती है। क्लीटस उससे पूछता है कि आखिर डॉक्टर्स ने तुम्हें क्या कहा, तो फ्रांसिस कहती है कि उसकी म्यूटेशंस तेजी से बढ़ रहे हैं और वो धीरे धीरे करके एक पावरफुल म्यूटेंट में बदलती जा रही है। साथ ही वो काफी ज्यादा डरी हुई भी होती है क्योंकि इस वक्त कुछ लोग आकर उसे एक बड़े से एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने वाले होते हैं, जिस पर क्लीटस उसे हिम्मत देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही क्लीटस ये भी कह सकता है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो उन लोगों की इकलौती होप है जिसे वो अपने आप से दूर नहीं कर सकते। मगर तभी कुछ लोग आते हैं जो फ्रांसिस को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, जिस पर क्लीटस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो बैठता है। जहां एक तरफ तो वो लोग पुलिस की गाड़ी के अंदर फ्रांसिस को ले जा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ खिड़की के अंदर क्लीटस काफी जोर जोर से हाथ मारने लगता है। वहां से कुछ लोग फ्रांसिस को एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाने लगते हैं, मगर बीच रास्ते में ही फ्रांसिस अपनी वॉइस की सोनिक पावर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये था कि उसके पास में एक ऐसी वोकल स्ट्रेंथ पावर थी जिसकी मदद से वो किसी भी कांच या फिर किसी भी भारी भरकम चीज को हिलाकर तोड़ सकती थी। फ्रांसिस की वोकल बीम की वजह से वो पूरी वेन पलट जाती है। साथ ही बैठे हुए पुलिस वालों पर भी उसका असर होता है, जिसकी वजह से घबराए हुए पुलिस वाले गलती से फ्रांसिस की आंख में गोली मार देते हैं, जिससे फ्रांसिस गाड़ी के बाहर गिर जाती है और पुलिस वालों को लगने लगता है कि वो मर चुकी है, मगर वो इस वक्त भी जिंदा होती है। इसके बाद में वो सभी मिलकर उसे रेवन क्रॉफ्ट के अंदर लेकर जाते हैं। अगर आपने रेवन क्रॉफ्ट का नाम मेरी स्पाइडरमैन की सीरीज में देखा होगा तो ये वही असाइलम होता है जहां पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन के एक और विलन इलेक्ट्रो को रखा गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक डॉक्टर होती है जो कि फ्रांसिस के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। बेसिकली होती तो ये भी कमी नहीं है, मगर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तभी हम देख पाते हैं कि एक वार्ड बॉय आकर फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर देकर जाता है जिसके अंदर ये खबर छपी होती है कि क्या क्लीटस कैसिडी को मौत की सजा दे देनी चाहिए। दरअसल क्लीटस कैसिडी एक बहुत ही बड़ा सीरियल किलर होता है और कुछ खास एविडेंस न होने की वजह से उसकी डेथ सेंटेंस बीच में ही रुकी हुई थी। और यहाँ पर सबसे ट्विस्ट वाली बात तो ये होती है कि ये आर्टिकल एडी ब्रॉक ने ही छापा होता है, जहाँ पर डॉक्टर फ्रांसिस से ये कहती है कि क्लीटस जैसे लोगों को तो मौत की सजा दे देनी चाहिए। जहां पर अगले सीन में हम देख पाते हैं डिटेक्टिव पैट्रिक को जो कि एडी के साथ में बात कर रहा होता है, जहां पर एडी पैट्रिक को ये कहता है कि मुझे क्लीटस से कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर पैट्रिक कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। तो रिप्लाई में एडी कहता है कि आखिर मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो वो मुझसे ही बात करना चाहता है। तो पैट्रिक ऐसा कहता है कि जरूर कुछ डेड बॉडी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं जो वो तुम्हारे साथ में साझा करना चाहता है, तो जाकर उससे एक बार बात जरूर कर लो। जहां पर एक सीन में हम देख पाते हैं कि एडी की बॉडी से वैनम बाहर निकलकर पैट्रिक को खाने ही वाला होता है, मगर तभी एडी उससे रोक लेता है, जिसके बाद में वो दोनों ही एक बाथरूम के अंदर चले जाते हैं, जहां पर अंदर बैठकर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन पास ही मौजूद एक लेडी प्लस पैट्रिक उन दोनों की ये बातें सुन रहे थे, जिनके अंदर वैनम एडी को ये बोलता है कि हमें सिटी के अंदर जाकर सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर बैठकर हम सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। जहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो वैनम यहाँ पर एडी की बेइज्जती कर रहा होता है और उसे बॉटम फीडर कहकर चढ़ाने लगता है, जिस पर एडी उससे कहता है कि वैनम तुम्हें मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, कम से कम मेरी इतनी तो इज्जत रखो। जिसके बाद में वैनम या फिर कहें एडी क्लीटस कैसिडी से मिलने के लिए मान जाता है। और यहाँ पर अगेन हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जो कि वैनम की फर्स्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था, जहाँ पर एक जेल के अंदर एडी ब्रॉक क्लीटस कैसिडी से मिलने के लिए आया होता है। जहाँ पहुंचने के बाद अब उन दोनों के बीच में बातचीत होती है तो एडी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो क्लीटस कहता है कि तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज को प्रिंट करना है, जिसके बदले में वो उसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगा, जिस इंटरव्यू में वो एडी को अपने सारे राज बताएगा कि आखिर उसने जितने भी कत्ल किए उनके पीछे का राज क्या था। तो एडी उससे पूछता है कि आखिर इस पूरे काम के लिए मैं ही क्यों। जवाब में क्लीटस कहता है कि आई लाइक यू, जिसके बाद के अंदर क्लीटस उसे एक न्यूज प्रिंट करने के लिए कहता है, जिसके अंदर बेसिकली वही बातें लिखी होती है जो फ्रांसिस ने कुछ दिन पहले ही पढ़ी होती है। जिसके वहां से एडी निकलने लगता है, मगर तभी वहां पर क्लीटस उसे रोक लेता है और उसका ध्यान दीवार पर बनी हुई कुछ आकृतियों पर कर देता है, जिसके अंदर एक कैथेड्रल भी होता है जिसमें कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए होते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है टू दी द स्टीफन वाज
गिवन बिटवीन द सफरिंग। वहां पर कुछ ग्रेव्स यानी कि कुछ कब्र भी बनी हुई होती है, जिसे देखकर वहां से एडी निकल जाता है। जाते जाते क्लेटस एडी से कहता है कि मुझे भूल मत जाना। बाहर आते ही पैट्रिक उससे पूछता है कि आखिर अंदर क्लेटस ने तुम्हें क्या बताया, जिस पर एडी उसे कहता है कि अभी तक तो उसने कुछ भी नहीं बताया, मगर मेरी कार्यवाही उस पर जारी है और वैसे भी ऐसी चीजें पता करने में तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। जिसके बाद में वहां से एडी अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाता है। अब यहाँ पर वैनम घर पर आकर एडी को दीवार पर बने हुए सारे इंसिडेंट्स या फिर गए तो सारे डायग्राम्स को डिकोड करने में मदद करता है और उसे बीच की एक लोकेशन बताता है जहां पर क्लेटस ने सारी डेड बॉडीज को छुपा कर रखा था। जिसके बाद में नेक्स्ट डे काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें काफी सारी डेड बॉडीज मिलती है जिन्हें की क्लेटस ने मारा होता है। जिसके बाद में कई दूसरे सारे रिपोर्टर्स आकर एडी से बातचीत करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या क्लेटस से तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है जिस वजह से उसने तुम्हें ये सारे राज बताए कि उसने अपने मारी हुई सारी डेड बॉडीज को कहां पर छिपा कर रखा था, क्योंकि उससे अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम ही मिले हो और तुम्हारे मिलने के बाद ही हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। हालांकि जब ये इंटरव्यू ऑनलाइन टीवी पर आ रहा होता है तो पैट्रिक उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि इसके बारे में एडी ने उसे नहीं बताया था और डायरेक्ट इतनी बड़ी खबर देखकर तो उसे शॉक लगना ही था। जहां पर अब सबूत मिल जाने की वजह से क्लेटस को मौत की सजा भी सुना दी जाती है। बेसिकली अब तो ये खबर हर जगह फैल चुकी होती है। साथ ही फ्रांसिस को भी इस खबर के बारे में पता चल जाता है, जिसे पता चलने के बाद तो फ्रांसिस काफी ज्यादा टूट जाती है। जहां पर क्लेटस को भी ये लगने लगता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है और इसके लिए वो एडी को दोषी ठहराता है, क्योंकि इस खबर के छपने की वजह से रातों रात एडी फेमस हो जाता है। अब आगे वैनम एडी से कहता है कि हम लोग मिलकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे। साथ ही वैनम एडी से ये भी कहता है कि वो मुर्गियां खा कर अब थक चुका है और अब वो इंसान को खाने के लिए बेकरार है। जिसके रिप्लाई में एडी कहता है कि हम ऑलरेडी क्लेटस के केस में उलझे हुए हैं, हमें और कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और अगर किसी भी शख्स की मौत हुई या कोई भी शख्स गायब हो गया तो FBI का सीधा शक हम पर ही जाएगा, इसलिए इस वक्त हम कोई भी मुसीबत मोल नहीं ले सकते। बट अगेन उन दोनों के बीच में तू में स्टार्ट हो जाती है, जहां पर वैनम एडी को गालियां देने लगता है तो वहां पर एडी से कहता है कि प्लीज मेरी रेस्पेक्ट तो किया करो। जहां पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि एडी मिलने के लिए मिसेस चैन के पास में जाता है और वहां से वो एक पोल्ट्री फार्म जाता है जहां पर वैनम आकर सीधा मुर्गियों को खाने लगता है। अब यहाँ से अपनी पेट पूजा कर लेने के बाद में ये दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक गुंडा एक औरत को छेड़ रहा होता है और उससे पैसे लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसमें एडी वैनम को उस फचड़े में ना पड़ने के लिए बोलता है, मगर वैनम उसकी बात नहीं सुनता और वो उस गुंडे को पकड़कर खाने की कोशिश करता है। जहां पर एडी उसे रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, जिस पर वैनम उस गुंडे को छोड़ देता है और वहां से अब ये दोनों जाने लगते हैं। तभी अचानक एन का कॉल एडी को आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिस पर एडी भी उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। जहां पर अब इन दोनों की मुलाकात होती है, मगर उस वक्त भी वैनम एडी के साथ में अपने अंतर मन में बातें कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एन को भी ऐसा पता लग ही रहा था कि वो अपने अंतर मन से बात कर रहा है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या वैनम इस वक्त भी तुम्हारे साथ में है, जिस पर एडी कहता है कि नहीं, वैनम तो मर चुका है। यहाँ पर एन एडी को बताती है कि उसकी और डैन की एंगेजमेंट हो चुकी है। ये देख हालांकि एडी थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही जाता है, मगर तभी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एन एडी से कहती है कि हे वैनम कैसे हो, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त भी एडी के अंदर ही हो, प्लीज एडी का ख्याल रखना। जिसे सुनने के बाद तो एडी थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाता है और वहीं से अपनी डुकाटी बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल जाता है। जहाँ रास्ते में वैनम उसे कहता है कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होना चाहिए, हम बड़े कामों के लिए बने हैं। जिसके रिप्लाई में एडी कहता है कि तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ इसलिए तुम मेरी बातों या फिर फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पर खुद ही वैनम अपना खाना पका रहा होता है। साथ ही यहाँ पर वैनम एडी को एक तगड़ा नाश्ता करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जब तक एडी नहीं खाएगा तब तक वैनम को भी कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद में वो देख पाते हैं कि उनके पास में एक लेटर आया होता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि क्लेटस ये बता रहा होता है एडी को कि तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सजा मिली है। साथ ही वो अपनी पुरानी काली करतूतों के बारे में भी उसमें लिखकर बताता है कि अगर वो पैदा ना होता तो उसकी ग्रैंड मदर को कौन मारता, साथ ही उसकी मॉम को बाथटब के अंदर कौन ढकेलता। इसका मतलब ये था कि क्लेटस कैसिडी ने खुद अपने परिवार वालों तक को नहीं छोड़ा था। आगे क्लेटस ये भी बताता है कि ये सब कुछ होने के बाद में उसके डैड ने उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया, जहाँ के बच्चे भी उसे मारते थे। फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई, जो कि एक म्यूटेंट थी जिसके पास में वोकल सोनिक पावर थे, और दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो गई, जहाँ पर अब वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आगे लेटर में ये लिखा होता है कि वो बस आखिरी बार एडी से मिलना चाहता है, जिस पर अब एडी भी उससे मिलने के लिए एग्री कर जाता है। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि एडी उससे मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर क्लेटस उसे बताता है कि वो हमेशा से ही एक परिवार के लिए तरसता रहा। जिसके रिप्लाई के अंदर एडी कहता है कि हाँ, अपनी ग्रैंड मदर और साथ ही अपनी मॉम को मारकर ये रिश्ता निभाना तो काफी अलग बात है। जहाँ पर क्लेटस उसे ये कहता है कि अगर मुझे मौत की सजा हुई तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही होगे, और साथ ही ये भी कहता है कि एडी तुम इंसानियत के नाम पर एक कलंक हो। बेसिकली ये एक चाल होती है जहाँ पर क्लेटस एडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, जिससे कि वैनम को भी धीरे धीरे उस पर गुस्सा आने लगता है और फिर वो एडी के पीठ से निकलकर क्लेटस को मारने लगता है। मगर चालाक क्लेटस उसके हाथ को पकड़कर वहीं पर बाइट कर जाता है, मगर उसी वक्त वहां का गार्ड आकर इन दोनों को लड़ने से छुड़वा देता है। जिसके बाद में एडी तो वहां से निकल जाता है, लेकिन क्लेटस उससे कहता है कि उसने पहले भी खून को चखा है, मगर तुम्हारा ब्लड बिल्कुल अजीब है।
साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि क्लेटस ने जब एडी को काटा था तो उसका छोटा सा सिम्बियोट का एक टुकड़ा क्लेटस के पास ही रह जाता है और अब यही रीजन होता है कार्नेज के जन्म का। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि एडी अपने घर पहुंच जाता है जहां पर वैनम उससे माफी मांग रहा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहां पर एडी वैनम से कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, अगर तुमने कैसिडी को मार दिया होता तो उसकी मौत का इल्जाम सीधा मुझ पर आता, जिसके बाद में एक काफी बड़ा इशू क्रिएट हो सकता था। जिसके बाद में तो हम इन दोनों के बीच में एक भसड़ हो जाती है और दोनों ही आपस के अंदर एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। कोई कहता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में वैनम एडी से कहता है कि तुम पहले एक लूजर हुआ करते थे, तुम्हें आकर मैंने बचाया, एक नई जिम्मेदारी, एक नई पहचान पकड़ाई और जब से क्लेटस का ये केस तुम्हारे हाथ में आया तुम तो मानो फेमस हो चुके हो। जिसकी वजह से एडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वैनम को यहाँ से चले जाने के बारे में कहता है, जिसकी वजह से अब वैनम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो घर में पूरी तरीके से तोड़ फोड़ मचा देता है और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब वैनम वहां से एडी का शरीर छोड़कर निकल जाता है, जहां से जाते वक्त वो एडी की बाइक को भी तोड़ देता है। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं क्लेटस कैसिडी को, जिसे कि अब डेथ सेंटेंस के अकॉर्डिंग मौत का फरमान सुना दिया गया था और अब उसे इंजेक्शन देकर जान से मारने ही वाले होते हैं। मगर तभी उस इंजेक्शन और बॉडी में हुए रिएक्शन की वजह से उस छोटा सिम्बियोट का टुकड़ा क्लेटस की बॉडी से कनेक्ट कर जाता है और धीरे धीरे एक और नए सिम्बियोट का जन्म होता है, जैसे कि एज ऑलवेज हम जानते हैं दी कार्नेज। जिसके बाद में अब कार्नेज अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से चिल्लाकर भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि कार्नेज साइज में बड़ा, काफी दिखने में भयानक और बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। जिसके बाद में वहां पर कार्नेज जेल के पुलिस वालों को खा जाता है और कैदी को वहां से छुड़वा कर निकाल देता है। जहाँ अगले सीन में हम एडी को देख पाते हैं जो कि टीवी देख रहा होता है। वहां पर उसे ये भी पता चलता है कि क्लेटस कैसिडी अभी भी जेल से फरार हो चुका है। ये देख एडी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तभी वहां पर एडी से मिलने के लिए पैट्रिक आता है और इस पूरे कांड का जिम्मेदार एडी को ठहराता है। तो उसके जवाब में एडी कहता है कि वैसे भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर वहां से क्लेटस भागा कैसे, तुम इसका जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। जिसके रिप्लाई में पैट्रिक कहता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मुलाकात करी थी, हो सकता है कि उसे वहां से रिहा करने में तुम्ही ने कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी बिठाई हो। वहीं पर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वैनम धीरे धीरे करके बॉडीज को रीचेंज कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने हिसाब की कोई कंपैटिबल बॉडी नहीं मिल पा रही होती है। आगे वो एक लड़की को पजेस्ट कर लेता है और फिर एक पार्टी में चला जाता है जहां पर सभी लोग कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हैलोवीन पार्टी जैसा माहौल हो चुका होता है, जहां पर सभी लोगों को लगता है कि वैनम ने भी एक खुद का एक कॉस्ट्यूम पहन रखा है और वो काफी ज्यादा बड़ा और स्मार्ट लग रहा है, इसलिए सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम कैसिडी को देख पाते हैं जो कि कार चुरा कर भाग रहा होता है। अब जिस तरीके से वैनम एडी से बात किया करता था उसी तरीके से कार्नेज यहाँ पर कैसिडी से बात करने लगता है और कहता है कि इस दुनिया यानी कि इस अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही सिम्बियोट है जो कि है वैनम, और अगर ये दोनों मिलकर वैनम को खत्म कर देते हैं तो पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का ही राज होगा। जिस पर कैसिडी कहता है कि सबसे पहले तो उसे अपने पार्टनर यानी कि फ्रांसिस को छुड़वाना होगा, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। तो फाइनली इस बात को सुनकर कार्नेज भी उसके साथ एग्री करता है और इसी के साथ इन दोनों की डील हो जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वैनम की तरफ, जो कि उस पार्टी के अंदर काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है, टास्क कर रहा होता है, कॉम्पिटिशन के अंदर जीत भी चुका होता है। हालांकि वहां पर वैनम एक स्पीच भी देता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एडी को मिस भी कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर एडी उस ऑर्फनेज में पहुंचता है जहां पर कभी क्लेटस कैसिडी रहा करता था, जहां पर उसे दीवार पर CK+F भी दिखा मिलता है, जहां पर हैंड टू हैंड एडी पैट्रिक को कॉल करके कहता है कि वो भी उस ऑर्फनेज में जहां पर कभी क्लेटस कैसिडी को रखा गया था। तो यहाँ पर डिटेक्टिव पूछता है कि आखिर FB का मतलब क्या है, तो एडी उसे बताता है कि FB का मतलब फ्रांसिस बैरिसन है। जिसके जवाब में पैट्रिक उसे बताता है कि फ्रांसिस बैरिसन को अभी हमारे लोग कुछ एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए दूर कहीं लेकर जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पैट्रिक उस इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहा होता है जिस इंसिडेंट्स के अंदर पुलिस वालों ने उसके ऊपर गोली चलाई थी। ये बात अभी तक भी पैट्रिक को नहीं पता थी कि इस वक्त भी फ्रांसिस बैरिसन जिंदा है। वहीं दूसरी ओर हम क्लेटस कैसिडी को देखते हैं जो कि एक शॉप में जाकर उसकी ओनर को जान से मार देता है। साथ ही वो वहां के कंप्यूटर को हैक करके सीक्रेट लोकेशन रेवनक्रॉफ्ट के बारे में भी पता कर लेता है। जिसके बाद में रेवनक्रॉफ्ट में आकर सबसे पहले तो वो वहां की डॉक्टर्स को जान से मारता है और फिर फ्रांसिस से मिलने के लिए आता है, जहां पर अब ये दोनों आमने सामने आकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर कैसिडी फ्रांसिस की मुलाकात कार्नेज से करवाता है, जिसे देखकर अब ये तीनों ही आपस में खूब खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद में ये तीनों ही वहां से कार की मदद से भागने लगते हैं, मगर तब तक इनके पीछे पुलिस भी पड़ चुकी होती है। मगर कार्नेज के सामने कौन टिकने वाला था, और वो कार्नेज बाहर आकर सारी पुलिस की गाड़ियों को उठा उठाकर फेंकने लगता है और सभी पुलिस वालों को जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर वैनम एक और दूसरी बॉडी के अंदर आकर मिसेस चैन की शॉप में आता है और उनसे कुछ खाना और चॉकलेट मांगता है, क्योंकि एडी को छोड़ देने के बाद में वो कई दिनों से भूखा था और वैसे भी वैनम या फिर कहे सिम्बियोट को चॉकलेट्स काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि इस वक्त एडी को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि कल रात को जो हमला हुआ है उसके पीछे एडी का हाथ है, क्योंकि एडी के घर के पास में उन्हें कुछ डेड बॉडीज भी मिली है, जहां पर पैट्रिक एडी को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। मगर एडी कहता है कि जब तक मैं एक फोन कॉल नहीं कर लेता मैं तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। जिसके बाद
बाद में एडी सीधा कॉल लगाता है एन को और उसकी बातें सुनकर एन डैन के साथ बैठकर सीधा एडी से मिलने के लिए आ जाती है। जहाँ पर एन से मिलने के बाद में एडी बताता है कि शहर के अंदर जो भी हालात हो रहे हैं वो सब कुछ क्लीटस कैसिडी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि अनजानी आकृति जो सब पर हमला कर रही है उसने एक नए सिम्बियोट को जन्म दे दिया है। साथ ही यहाँ पर एडी एन को ये भी बताता है कि वो और वैनम अब साथ में नहीं है और इसी वजह से एडी यहाँ पर एन को रिक्वेस्ट करता है कि वो जाकर वैनम को ढूंढ ले, क्योंकि वैनम ही कार्नेज को हरा सकता है। अब वैसे भी एन को तो पता ही था कि मिसेस चैन को वैनम के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो जाकर सीधा उनसे मिलती है और पूछती है कि क्या आपको वैनम के बारे में कुछ पता है। मगर यहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट तो ये होता है कि वैनम तो खुद ही मिसेस चैन की बॉडी के अंदर छुपा हुआ होता है और साथ ही वो एन को ये भी कहता है कि वो इस वक्त एडी से काफी ज्यादा नाराज है। तब वहाँ पर एन वैनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को उसकी जरूरत है, जाकर उसकी मदद करो। ये सब सुनने के बाद वैनम फाइनली एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम कहानी के अंदर क्लीटस कैसिडी प्लस फ्रांसिस को देखते हैं जो कि पूरे शहर के अंदर तबाही मचाते हुए घूम रहे होते हैं, जहाँ पर क्लीटस की बॉडी से निकलकर कार्नेज कहता है कि उसका अगला शिकार वैनम है, यानी कि एडी। जहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि वैनम या फिर कहें एन मिलने के लिए आए होते हैं एडी से, जिसके बाद में ये तीनों वहां से कैसे तैसे करके निकलकर भाग जाते हैं। जहाँ पर रास्ते में आगे जाते वक्त वैनम एडी को उससे माफी मांगने के लिए कहता है, तो फाइनली एडी भी वैनम से माफी मांग ही लेता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि पैट्रिक रास्ते से कहीं जा रहा होता है, मगर तभी उसे वहां पर रास्ते में क्लीटस दिखता है, जिसके बाद में वो कार से उतरकर सीधा क्लीटस पर शूट कर देता है। मगर तभी उसकी बॉडी से कार्नेज बाहर आता है और वो पैट्रिक को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर फ्रांसिस पहुंचती है एडी के घर पर, जहां पर उसे एन के लिए रखी हुई रिंग मिलती है और वो उसे लेकर वहां से निकल जाती है। मगर वहां से निकलने से पहले उसे एन की तस्वीर भी मिलती है, जिसकी मदद से वो सीधा आकर एन को पकड़ लेती है, जिसके बाद में वो उसे एक इन्विटेशन लेटर देती है और कहती है कि हमारी शादी में जरूर आना। जहां पर डैन सीधा एडी को कॉल लगाता है और कहता है कि कुछ लोग आकर यहाँ से एन को ले जा चुके हैं। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कैथेड्रल को, जहां पर ये दोनों ही जने यानी कि फ्रांसिस और क्लीटस दोनों आपस में शादी कर रहे होते हैं। वहां पर डिटेक्टिव मलिगन पैट्रिक भी होता है, जिसे उन लोगों ने थोड़ी देर पहले बंदी बनाया होता है। यहाँ एक तरफ तो इन दोनों की शादी हो चुकी होती है, वहीं दूसरी ओर अब वैनम यानी कि एडी भी पहुंच चुका होता है, जिसे वहां पर पाकर अब जैसे ही क्लीटस की बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो वैनम एकदम से डर जाता है और वापस से एडी की बॉडी के अंदर घुस जाता है। वेल ये काफी फनी मोमेंट था। तो वहां पर एडी वैनम से पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। वेल फ्रैंकली सेइंग इस सीन को देखकर तो मुझे थैनोस और हल्क वाले सीन की याद आ गई, जिसके बाद में वैनम उसे कहता है कि ये तो रेड वन है यानी कि दी कार्नेज, ये काफी ज्यादा होशियार, तेज, चालाक और ताकतवर होते हैं। जिसके रिप्लाई में एडी कहता है कि तुम बस बाहर आ जाओ और उसके बदले में तुम जिसे चाहे उसे खा सकते हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। ये सुनकर तो वैनम महाराज पूरी तरीके से फुल पोटेंशियल के साथ बाहर आ जाते हैं और फिर शुरुआत होती है इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट की, जहां पर दो तगड़े महायोद्धा आपस में भिड़ जाते हैं। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, प्लस एक दूसरे पर हावी होने की भी पूरी कोशिश करते हैं। जहां पर हम देख पाते हैं कि कार्नेज तो वैनम को उठा उठाकर धो रहा होता है। यहाँ पर हालांकि कार्नेज और फ्रांसिस के बीच में बातें भी हो रही होती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फ्रांसिस है उसके पास में सोनिक बीम पावर होती है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जिसकी वजह से कार्नेज को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सिम्बियोट्स एक्सट्रीम हीट प्लस फुल पोटेंशियल साउंड को ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं, जिसका एक नमूना हमने स्पाइडरमैन 3 में देखा था, जहां पर स्पाइडरमैन ने वैनम को स्टील के डंडों के बीच में रखकर पेल दिया था। वहीं पर वैनम वाली मूवी के अंदर हमने देखा कि एक्सट्रीम हीट से राइट पूरी तरीके से मारा गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डैन यहाँ पर कैरोसिन कार्नेज के ऊपर डालने लगता है। साथ ही वहां पर कैथेड्रल में एक बड़ा सा घंटा भी होता है जो कि बजने लगता है। सच कहूं तो यहाँ पर मुझे इन दोनों ही मूवीज की याद आ गई, या फिर कह सकते हैं कि इस मूवी ने उन दोनों ही सीन्स को कोलैब करने की काफी अच्छी कोशिश करी है, जहां पर हम देख पाते हैं कि घंटे की आवाज से दोनों ही सिम्बियोट अपने होस्ट की बॉडी से बाहर आने लगते हैं, लेकिन बाद में जब कैसे तैसे साउंड शांत होता है तो ये वापस से सिम्बियोट्स अपनी होस्ट की बॉडी में आते हैं, जहां पर कार्नेज एन को लेकर कैथेड्रल के सीधा टॉप पर पहुंचने लगता है। लेकिन इस वक्त तक वैनम की बॉडी पर काफी ज्यादा पत्थर गिर चुके होते हैं, इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा होता है। साथ ही वो एडी से ये भी कहता है कि इस बार की ये जंग हम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि कार्नेज मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी ओर कार्नेज वहां पर फ्रांसिस को भी पकड़ता है और उसका मुंह बंद रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसका साउंड कार्नेज को काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। अब हालांकि यहाँ पर कार्नेज की पकड़ काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वहां पर फ्रांसिस का दम घुट जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद में वो सीन देखकर कैसिडी को गुस्सा आता है और वो कार्नेज को अपनी बॉडी से दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन अब जैसा कि कार्नेज का पूरा कंट्रोल कैसिडी की बॉडी पर होता है तो वो उसे डिटैच नहीं करने देता। जहां पर ये सारा सीन वैनम भी देख रहा होता है और वो एडी से कहता है कि देखो कार्नेज का कंट्रोल कैसिडी पर नहीं है। जहां पर एडी वैनम से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ही एक परफेक्ट मैच है, हमारे अलावा और कौन सा परफेक्ट मैच हो सकता है। जिसे सुनकर तो वैनम महाराज को और भी ज्यादा जोश आ जाता है और वो फाइनली अब कार्नेज पर धावा बोल देता है। जहां पर ये अब दोनों ही काफी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं। अब एक तरफ तो यहाँ कार्नेज के हाथ में एन होती है, वहीं पर वैनम के हाथ में एक रॉड होती है जो कि वो सीधा कार्नेज के सर में घुसा देता है, जिसकी वजह से एन सीधा जमीन पर गिरने लगती है। मगर सही वक्त पर आकर वैनम उसे बचा लेता है, लेकिन उस वक्त तक वहां पर कार्नेज
कार्नेज भी पहुंच चुका होता है और अपने स्पाइक्स को उसके अंदर घुसेड़ रहा होता है। तब यहाँ पर दोनों ही सिम्बियोट आपस में बातें करते और कहते हैं कि हम में से दोनों में से एक को तो मरना ही होगा। और साथ ही यहाँ पर मूवी का वो वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग भी मारता है वेनम, लेट देयर बी कार्नेज। लेकिन इस वक्त तक यहाँ पर फ्रांसिस भी जाग जाती है, तो वेनम फ्रांसिस को सोनिक साउंड निकालने के लिए कहता है, मगर तब तक कार्नेज उसे जोरदार धक्का दे देता है, जिसकी वजह से नीचे गिरते वक्त वहां पर फ्रांसिस काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से सोनिक साउंड की मदद से कैथेड्रल की सारी दीवारें टूटना शुरू कर देती है। और साथ ही इतनी बड़ी सोनिक साउंड की मदद से इन दोनों के सिम्बियोट्स भी होस्ट से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद में कैथेड्रल का बहुत ही बड़ा घंटा आकर जमीन पर गिरने लगता है, जिसके नीचे पड़ी होती है फ्रांसिस। मगर तब तक वेनम अगेन आकर डैन, एडी, एन और साथ ही फ्रांसिस को बचा लेता है। जहां दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कैसिडी से कार्नेज पूरी तरीके से अलग हो चुका है, जहां पर अगेन कार्नेज आकर कैसिडी से मिलने की कोशिश करता है, मगर तब तक वेनम आकर उसे खा जाता है और फिर आकर डायरेक्ट कैसिडी को पकड़ लेता है, जिसके बाद में वेनम कैसिडी को भी जान से मार देता है। और उस वक्त तक वहां पर पुलिस भी आ चुकी होती है, जिसके बाद में फाइनली ये सारे खतरे टल जाते हैं और अब एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहां पर एडी डैन को कहता है कि तुम एन को अपने साथ में ले जाओ। लेकिन साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि उस हादसे के अंदर पैट्रिक बच चुका होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। और अब आती है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की बात, जहां पर हम देख पाते हैं कि वेनम और एडी एक किनारे के पास बैठे होते हैं, मगर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एक रूम की तरफ, जहां पर एडी बेड पर सो रहा होता है और वेनम उससे बात करता है कि क्या हम दोनों को एक दूसरे से कुछ राज छिपाने चाहिए। मगर तब एडी कहता है कि हम सभी का एक पास्ट होता है। तब वहां पर वेनम कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, क्योंकि ऐसी काफी सारी बातें हैं जो मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर एडी को लगता है कि वो अपने सिम्बियोट गॉड यानी कि नॉल के बारे में उसे बताएगा। तभी वहां पर टीवी फ्लिकर करने लगता है और आसपास की सारी चीजें मानो बदलने लग जाती है। यहाँ पर एडी को ऐसा लगने लगता है कि ये सब कुछ वेनम कर रहा है, मगर रिप्लाई में वेनम कहता है कि ये सारी चीजें वो खुद नहीं कर रहा। मगर तभी हम देखते हैं कि सामने से एक गोल्डन रोशनी से चमकती है। टीवी पर हम जे जोना जॉनसन यानी कि स्पाइडरमैन के न्यूज़पेपर हेड को देखते हैं और यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि भाई साहब अब वेनम जी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि ये उस वक्त की झलक होती है जिस वक्त टॉम हॉलैंड यानी कि हमारे एमसीयू वाले स्पाइडरमैन ने जस्ट अभी मिस्टीरियो को हराया होता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि वेनम भी यहाँ पे एक स्पाइडर वर्स का हिस्सा बन चुका है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज आपके लिए लाता रहूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड वन मोर टाइम गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।